हेलो गाइस, इट्स मी प्रियांशु। और आज हम क्लास 12th बोर्ड का यूनिट 14 बायोमॉलिक्यूल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। शॉर्ट में क्विक रिवीजन करेंगे जिसका हम आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक्स हैं उन्हीं को कवर करेंगे और ये हमारे नोट्स में है अवेलेबल, ये हमारे डिलीटेड पोर्शन पर बेस है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन सब्सटेंस जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं हाइड्रोलिसिस करने पर। ठीक है, समझ गए आप। और एटलीस्ट वन कायरल कार्बन एटम, उसमें एटलीस्ट कम से कम वन कायरल एटम होता ही है। अब कायरल एटम क्या कायरल कार्बन एटम क्या होता है, उसमें कार्बन के ऐसे 4 बैलेंसी होते हैं। चारों बैलेंसी में अलग अलग हमारा एटम अटैच होगा, तो उसको हम कहते हैं कायरल कार्बन। जैसे कि हमारा ये C है, यहाँ पे हमारा NH3 अटैच है, यहाँ पे हमारा H अटैच है, यहाँ पे हमारा OH अटैच है, यहाँ पर हमारा माना कि हमने CH3 अटैच कर दिया। तो चारों बैलेंस से अलग अलग होगी। माना कि हालांकि ये पानी बन के बाहर निकल जाएगा, लेकिन मान लो इसकी जगह कुछ और होता तो फिर ये हमारा कायरल कार्बन कहलाता है, जिसकी चारों बैलेंसी में अलग अलग हमारे एलिमेंट अटैच हो, अलग अलग हमारे एटम अटैच हो। तो अब हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं। अब हम उसके नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को किस प्रकार से हमने क्लासीफाई किया गया है। कार्बोहाइड्रेट को मेनली हमने 3 प्रकार से क्लासीफाई किया है: मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज। डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल होता है सुक्रोज, माल्टोज। और पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल होता है स्टार्च एंड सेलुलोज। आपको ये एग्जाम्पल्स लर्न रखने हैं ताकि डायरेक्टली एक क्वेश्चन आए तो आप इनको टैकल कर सकें। तो आपको मैंने बताया था मोनोसेक्राइड ये एक सिंगल यूनिट होता है, इससे ज़्यादा हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। डाइसेक्राइड इनको हाइड्रोलिसिस करने पर ये 2 से लेकर 10 यूनिट तक ब्रेक हो जाते हैं। पॉलीसेक्राइड ये 10 से ऊपर की यूनिट में ब्रेक होते हैं ये हाइड्रोकार्बन्स। अब देखो, अब अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ, अब हम कार्बोहाइड्रेट को और भी प्रकार से क्लासीफाई किया गया हमने, जैसे कि शुगर एंड नॉन शुगर। जैसे कि शुगर वो होते हैं जो जिनमें स्वीट टेस्ट होता है, जो क्रिस्टलाइन होते हैं, मतलब क्रिस्टल टाइप के होते हैं, जो पानी में सॉल्युबल होते हैं, उनको हम शुगर कह देते हैं। और नॉन शुगर हमने उनको कहा है जो टेस्टलेस होते हैं, एमॉर्फस होते हैं और वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, उनको हमने कहा है, क्या कहा है इनको हम कहा है नॉन शुगर। और उसके बाद भी हम एक तो 2 प्रकार से हमने इनको क्लासीफाई कर दिया, शुगर एंड नॉन शुगर। उसके बाद हम शुगर को भी क्लासीफाई करेंगे कि रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। शुगर भी 2 टाइप्स की होती हैं, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग शुगर वो होती हैं जो टोलेन और फेलिंग टेस्ट को रिड्यूस कर दें। ठीक है, उसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर। ऑल मोनोसेक्राइड एल्डोज कीटोज आर दिस कैटेगरी। जो हमारे एल्डोज और कीटोज होते हैं ये रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये मोनोसेक्राइड। ठीक है, मोनोसेक्राइड एल्डोज कीटोज हमारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। और जो हमारे डाइसेक्राइड होते हैं वो भी रिड्यूसिंग हो सकते हैं, बट पॉलीसेक्राइड नॉन रिड्यूसिंग शुगर में काउंट होते हैं। जैसे कि सुक्रोज इज डाइसेक्राइड, लेकिन वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, जो टोलेन और एल्डिहाइड टेस्ट को रिड्यूस ना करें, टोलेन रिएजेंट और एल्डिहाइड सॉल्यूशन को रिड्यूस ना करें, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जो रिड्यूस कर दें वो हमारे रिड्यूसिंग शुगर। अब हम पढ़ेंगे फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है, फिशर प्रोजेक्शन ऑफ DL ग्लूकोज एज सोन बिलो। D से डेक्स्ट्रो, L से लीवो। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी बोल रखा है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है, जब उसमें प्लेन पोलराइज लाइट पास की जाए और वो राइट साइड मुड़ जाए तो हम उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। और जब हमने उसी सॉल्यूशन में प्लेन पोलराइज लाइट पास की और वो लेफ्ट साइड में मुड़ गई तो हम कहेंगे लीवो रोटेटरी ग्लूकोज। ठीक है, ये तो हमारा हो गया फिशरमैन स्ट्रक्चर। इसका डायरेक्टली स्ट्रक्चर ही आएगा, उसके अलावा और कुछ मैक्सिमम नहीं आता इससे। अब देखो, अब आता है होवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। होवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या है, इन्होंने साइक्लिक स्ट्रक्चर दी थी ग्लूकोज की। ग्लूकोज और सुक्रोज, देखो सुक्रोज हमारे किस में टूटता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है। तो देखो इन्होंने साइक्लिक स्ट्रक्चर दी थी ग्लूकोज और फ्रक्टोज की। तो ये देखो, ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देख चुके हैं आप, अब ये फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर देख लीजिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एनोमर क्या होता है। एनोमर देखो, ए पेयर ऑफ स्टेरियोमेट्रिक रिंग फॉर्म्स शुगर डिफरेंट कन्फिगरेशन एट कार्बन 1 एंड एनोमेरिक आर कॉल्ड एनोमर्स। मतलब ये कुछ नहीं, ये सिर्फ ये बोल रहा है कि जैसे कि हमारा ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इसमें जो कार्बन वन एटम देखो, ये जो OH और H है ये चेंज हो जाता है। जैसे कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी, देखो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये लीवो रोटेटरी है, सब कुछ सेम है, ये आइसोमर एक दूसरे के। लेकिन बस ये कार्बन 1, यहाँ से हम कार्बन 1
काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। जो ये कार्बन 1 है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ इस साइड OH होता है और इस साइड H होता है, और डेक्स्ट्रोरोटेटरी में अपोजिट, इस साइड H होता है और इस साइड OH होता है। तो वही बोल रखा है कि जो हमारा ये ग्लूकोज है, इसमें ऊपर OH और नीचे H है। जो अगला वाला ग्लूकोज होगा उसके नीचे OH और ऊपर H होगा। तो उससे हम बोल सकते हैं कि अपना ये जो मेन कार्बन नंबर 1 एटम है, तो डिफरेंट कन्फिग्रेशन में कार्बन नंबर 1 एटम को हम एनोमर कहते हैं। याद रखना, एनोमर कार्बन नंबर 1 एटम को क्या कहेंगे, एनोमर, जहाँ से हमारा OH और H इंटरचेंज हो रहे होते हैं। अब एपीमर क्या होता है, एपीमर क्या होता है कि कार्बन नंबर 1 को छोड़कर बाकी जो कार्बन पे हमारी कन्फिग्रेशन चेंज होती है आइसोमर्स की, उनको हम एपीमर कहते हैं। ठीक, अब ये लिखा है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, RW हावर्थ ने दी थी, बता दिया आपको, 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, ये सब आप पढ़ चुके हैं। अब देखो हाइड्रोलिसिस शुगर अबाउट साइन ऑफ रोटेशन। अब जो हम शुगर को हाइड्रोलिसिस, सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो इसमें 2 प्रकार के हम पढ़ेंगे, डेक्स्ट्रो लीवो, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। डेक्स्ट्रोरोटेटरी जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ पास कर दें, लीवो रोटेटरी जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट की तरफ पास करें, उन्हें लीवो रोटेटरी कहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज टूटता है, तो ये भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी होते हैं। तो उस प्रकार से हम क्लासिफिकेशन करते हैं इनकी, कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज है, ये लीवो रोटेटरी ग्लूकोज है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी फ्रक्टोज है, ये लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज है। ठीक है, अब आते हैं प्रोटीन पे। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन आर मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन द लिविंग अर्थ सिस्टम। ये बहुत ज़्यादा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है हमारे लिविंग सिस्टम में। इसकी हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे शरीर में अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होते हैं, जो हमारे DNA RNA होता है वो अमीनो एसिड से ही बने होते हैं। अमीनो एसिड आर कंपाउंड कंटेनिंग एटलीस्ट 1 अमीन एंड 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब अमीन एसिड, अमीन हमने NH2 ले लिया, कार्बोक्सिलिक COOH ले लिया। तो अमीनो एसिड वो होते हैं जिसमें एटलीस्ट 1 NH2 ग्रुप हो और 1 कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप हो, तो उसे हम कहेंगे अमीनो एसिड। ठीक, देयर आर 20 डिफरेंट अमीनो एसिड ईच विथ द डिफरेंट R ग्रुप। 20 डिफरेंट अमीनो एसिड पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। हाँ, ठीक है, लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज 10 आउट ऑफ 20। जो 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं उसमें सिर्फ 10 का यूज़ कर पाती है हमारी बॉडी, 10 को सिर्फ, तो उनको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल। मतलब जो हमारी बॉडी जिन अमीनो एसिड को सिंथेसाइज कर देती है उन्हें हम कहते हैं नॉन एसेंशियल, क्योंकि वो हमारी बॉडी खुद से ही बना रही है, हमें उनकी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ पा रही है। लेकिन जो हमारी बॉडी बाकी जो 10 बचे हुए हैं उनको सिंथेसाइज नहीं कर पा रही है, उसकी हमें नीड है, नेसेसरी है, तो हम बाहर से लेते हैं वो अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, जो हमें ज़रूरी है, हमें जिनके बिना काम नहीं चल रहा है हमारा, तो हम बाहर से लाएंगे। हमें एसेंशियल होगा तभी तो हम लाएंगे, तो इसलिए हम एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। जो हमारा पहले से ही बन रहा है तो हमारे वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल आप लर्न कर लेना। जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जैसे ग्लाइसिन, एलिनिन, और ये आप एग्जाम्पल लर्न कर लीजिए, डायरेक्ट इनमें क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और अब आता है, और इसके भी एग्जाम्पल लर्न कर लेना कि क्या कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड के एग्जाम्पल वेलिन और ल्यूकेसिन। अब आता है पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, पेप्टाइड लिंकेज इज एन एमाइड लिंकेज फॉर्म कंडेंसेशन बिटवीन C डबल बॉन्ड OH और जो अमाइड, इसके बीच में जो हमारा बॉन्ड बनता है, एक नया लिंकेज बनता है, उसको हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। मैंने आपको पिछले वीडियो मैचेस से ये बताया था, जो 1 शॉट था हमारा। अब देखो अनदर अमीनो एसिड। अब फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन हमारे मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक फाइब्रस प्रोटीन, एक ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, एक सिंपल पैरेलल लाइन टाइप की, चेन टाइप की चलती है हमारी, ठीक है इसमें। और जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है वो अजीब टाइप का होता है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। और ये फाइब्रस प्रोटीन सीधा सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सीधा सीधा। तो देखो पेप्टाइड लिंकेज इज एमाइड लिंकेज फॉर्म्ड व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन रन। पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है वो पैरेलली रन करती है, ठीक है, और डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाती है, फाइबर लाइक लगती है वो, जैसे फाइबर होते हैं ना, रेशे टाइप की लगती है वो, ठीक है। दीज प्रोटीन जनरली इनसॉल्युबल वाटर। अब प्रॉपर्टीज इनकी लर्न करना कि फाइब्रस प्रोटीन वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, जैसे केरेटिन। ये केरेटिन कहाँ पाया जाता है, हेयर में, वुल में और सिक में। और मायोसिन।
अब आता है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन मैंने आपको बताया था, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है पॉलीपेप्टाइड की। ये उसमें ही पॉलीपेप्टाइड था, इसमें ही पॉलीपेप्टाइड है। उसमें क्या था, एक पैरेलल चेन जा रही थी, उसमें कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक। और ये क्या होते हैं, ये पानी में सॉल्युबल होते हैं। जैसे एग्जांपल इंसुलिन और एल्ब्यूमिनस, याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में 100% डेफिनेटली आते हैं ये। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की स्ट्रक्चर, प्रोटीन की स्ट्रक्चर भी दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड सेट टू बी प्राइमरी स्ट्रक्चर। जो हमारा एमिनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है, सिंपली बेसिक में जो हमारा एमिनो एसिड का सीक्वेंस होता है जैसे ये है, तो इसको हम कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। सॉरी ये नहीं, तो वो जो सीक्वेंस होता है उसे प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या कहते हैं, लॉन्ग पेप्टाइड रेफर टू शेप लॉन्ग पेप्टाइड चेन कैन एक्सिस्ट। इसमें क्या होता है, एक सिंपल चेन होती है, इसमें क्या कई सारी लंबी लंबी चेन्स होती हैं, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोटीन। इसमें क्या टर्शरी, सेकेंडरी, टर्शरी कई प्रकार के प्रोटीन्स ऐड होते हैं। अब देखो, अब आते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन से क्या समझते हो, उसकी जो उसका नेचर है उसको रिमूव कर देना। डी मतलब रिमूव करना, नेचर मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज है, तो डीनेचुरेट कर देना किसी चीज़ को। देखो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, रेफर टू लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अपनी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, जो उसकी पहचान होती है, तो देखो जो वो अपना जो सेकेंडरी एंड टर्सरी है उसको हम हीट करेंगे, काफ़ी ज़्यादा जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो अपनी जो उसका नेचर है, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है, उसको वो क्या कहते हैं, भूल जाता है, ठीक है। तो अपनी वो प्रॉपर्टीज़ लीव कर देता है और वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। अब आते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिपीटिंग यूनिट का न्यूक्लियोटाइड। देखो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ये पॉलीमर होते हैं कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोटाइड, जो कॉम्प्लेक्स न्यूक्लिक एसिड जो रिपीट हो रहे हैं उसको हम न्यूक्लियोटाइड्स कह देते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हमारे दो टाइप के होते हैं, क्या होता है, डीएनए, एक होता है आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड प्ले ये दो मेन इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, एक तो रेप्लिकेशन में हमारे डीएनए के, और एक प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में हमारा मेनली आरएनए काम करता है, रेप्लिकेशन में मेनली डीएनए काम करता है। अब इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज, ये 5 कार्बन एटम शुगर, देखो ये सब आप पढ़ लेना, ये तो सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आता है प्योर, अब इसके डीएनए और आरएनए में एक डिफरेंस होता, डीएनए और आरएनए के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। देखो द नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस न्यूक्लियोटाइड बिलोंग्स टू फॉलोइंग केसेस। एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरामिडिन। प्यूरिन में क्या क्या होता है, एडिनिन ग्वानिन होता है, और पिरामिडिन में क्या होता है, पिरामिडीन्स और साइटोसिन और थायमिन होता है, और यूरेसिल होता है। तो ये जो इसमें 4 दे रखे हैं और इसमें ये जो 2 दे रखे हैं, ये टोटल 6 हो गए। ये 6 एक में नहीं होते, हर एक में 5 होते हैं। जैसे प्यूरिन, जैसे डीएनए की बात करो तो उसमें क्या होता है, एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, और क्या कहते हैं, थायमिन, साइटोसिन होते हैं, ठीक है। और जो आरएनए की बात करूँ तो उसमें भी क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ये डिफरेंस हो जाता है, जो डीएनए में होता है वो थायमिन होता है, और आरएनए में यूरेसिल होता है थायमिन की जगह पर। तो बस एक ही डिफरेंस होता है, बाकी ये 4 में एक ही जो है वो जो वेरी करता है, बाकी 3 सेम रहते हैं। तो क्वेश्चन में ये आ सकता है कि क्या डिफरेंस है इनमें, तो बोल देना कि इसमें ये प्रेजेंट होता है, इसमें ये प्रेजेंट नहीं होता। अब देखो म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन इज ए केमिकल चेंज। म्यूटेशन क्या होता है, केमिकल चेंज होता है डीएनए मॉलिक्यूल का, जो सिंथेसाइज, जो अपने प्रोटीन का जो सीक्वेंस होता है उसको चेंज कर देता है। वो अपने जो सीक्वेंस जिस हिसाब से उसे सिंथेसाइज करना होता है डीएनए, उस हिसाब से वो नहीं करता है। और ये कैसे होता है, ये हमें कैसे कॉज होता है, रेडिएशन पड़ जाने से, केमिकल रिएजेंट या वायरस से हमारा प्रोटीन का सीक्वेंस चेंज, हमारे डीएनए का सीक्वेंस चेंज होता है। अब इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज नॉट ऑप्टिकल एक्टिव। तो इसे लर्न कर लीजिए कि कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता है। तो इसका आंसर करेक्ट है, क्या कहते हैं, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इसका करेक्ट आंसर है। ग्लाइसिन जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, क्यों, क्योंकि इसमें कायरल कार्बन नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें 2 H अटैच होते हैं सेम कार्बन पे, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे pKa दे रखा है एंड pKa2 दे रखा है ऑफ एसिड, देखो ये दे रखा है हमें, ठीक है।
पीके की वैल्यू पहले की दे रखी है और दूसरे अमीनो एसिड की दे रखी है। तो बोल रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक अमीनो एसिड बताओ। तो इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपली, अगर यहाँ पे 3 होता है PKA3 और यहाँ पे कुछ और नंबर होता तो आप सिंपली दोनों को उनका मीन निकालना होता है मेनली आपको। जैसे कि इसका दे रखा है तो आप इसका ऐड कर दोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, आपको ये समझ लेने चाहिए। अब आते हैं लाइसिन। लाइसिन इज ए लीस्ट सॉल्यूबल पीएच। इसके लाइसिन जो होता है सबसे कम सॉल्यूबल किस रेंज तक होता है? ये 8 से 9 होता है, क्योंकि ये बेस में कन्वर्ट होता है उस टाइम सबसे कम सॉल्यूबल होता है। अब आते हैं अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड की कौन सी कन्फिग्रेशन होती है? एल कन्फिग्रेशन होती है, ठीक है, लीवो रोटेटरी कन्फिग्रेशन। अब देखो, अभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में कवर कर चुका हूँ। जैसे कि ऑन ऑक्सीडेशन विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Br2 ग्लूकोज ऑक्सीडाइज टू। जो ग्लूकोज है उसमें हम Br2H2O डालते हैं तो किस में चेंज हो जाता है? ग्लूकोज हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो हमारा ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखिए, जब हम ग्लूकोज में Br2H2O डालते हैं तो वो ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिएजेंट यूज टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू सैकेरिक एसिड। उस रिएजेंट का नाम बताओ जो ग्लूकोज को सैकेरिक एसिड में बनाता है। उसका आंसर है नाइट्रिक एसिड, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कौन सा ऐसा है जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है? तो सिंपल सा आंसर है सुक्रोज। सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, ये रिड्यूस नहीं होता है, करता है टॉलिन और फिलिंग टेस्ट को। अब देखो, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन लीड द लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी बाय बोथ सेकेंडरी एंड टर्सरी। अपना जो सेकेंडरी और टर्सरी की जो स्ट्रक्चर होती है, जिसकी प्रॉपर्टी होती है, इसको वो ये लीव कर देता है, उसको ये फॉरगेट कर देता है, छोड़ देता है। अब देखो, सिंपली प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब डीएनए एंड आरएनए में क्या डिफरेंस होता है? अभी आपको पहले बताया था, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, ये 5 प्रकार के होते हैं। तो देखो, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन तो तीनों में सेम होता है, बस थायमिन और यूरेसिल डिफरेंस होता है। जो डीएनए होता है उसमें थायमिन होता है और आरएनए की जगह यूरेसिल होता है। तो देखो, जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन ग्रुप को बोल रखा है। जैसे एडेनिन और ग्वानिन के ग्रुप को प्यूरिन कहते हैं, पिरिमिडिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल के ग्रुप को पिरिमिडिन कहते हैं। तो हम ये पूछा है डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंट होता है। देखो, एडेनिन, ग्वानिन तो दोनों में सेम होता है। यूरेसिल, थायमिन, तो देखो यूरेसिल, थायमिन दिख गया, तो मतलब यही चेंज होते हैं, आगे पीछे यही चेंज हो जाते हैं। तो हम लिख देंगे, इसका करेक्ट आंसर है सी, पिरामिडिन्स। पिरामिडिन्स, इसका ये गलत ऑप्शन लिखा है, इसका आंसर करेक्ट होगा सी, कि पिरामिडिन्स होते हैं मेन डिफरेंट डीएनए एंड आरएनए में, ठीक। अब हम और क्या कहते हैं, अब हम पढ़ेंगे इसकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखो, वाट आर बॉन्डिंग स्टेबलाइज ए हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन जो हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है वो किसकी वजह से स्टेबल होती है? सिंपल सा 1 वर्ड आंसर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो स्टेबल रहती है। क्वेश्चन नंबर उसका बी पार्ट, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। बढ़िया क्वेश्चन है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या स्ट्रक्चर डिफरेंस होता है? देखो, जैसे कि ये है, ये हमारा क्या कहते हैं, जब हम क्लास 12th की बायोलॉजी जब पढ़ते हैं तो उसमें हम ये पढ़ते हैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। जब हम पढ़ते हैं डीएनए का प्रिपरेशन, उस टाइम पढ़ते हैं। देखो, जैसे कि ये हमारा है, जो हमारे ये जो मेंबर रिंग है, देखो 1 2 3 4 5, ये जो 5 कार्बन मेंबर्ड रिंग है, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। और इसके साथ अगर हमारा PO4 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है आकर, तो हम कहेंगे इसे न्यूक्लियोटाइड। तो याद रखना, इतने ग्रुप को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, उसमें हमारा ये PO4 और ऐड हो जाए तो हम उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये होता है मेन स्ट्रक्चर डिफरेंस। आप स्ट्रक्चर भी लर्न कर सकते हैं, आपको सिर्फ इतना स्ट्रक्चर देखना है कि इतना हमारा ये ऐसी, ये जो दिखा रहा है ना, ये चेन टाइप की चलती रहती है। देखो, तो इसका एक छोटा सा हमने एलिमेंट लिया, देखो इतना होगा हमारा न्यूक्लियोसाइड और ये पूरा होगा हमारा न्यूक्लियोटाइड, ठीक। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ना। अब देखो, अभी एक रिएक्शन बोल रहा है कि हमने ब्रोमीन वाटर से करेंगे और HCN से करेंगे तो क्या हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखो, ब्रोमीन वाटर से करेंगे तो आपको बताया था कि ब्रोमीन वाटर क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। तो हम इसका ऑक्सीडेशन करके इसको सैकरिक एसिड बना लेते हैं इसका हम। अब जैसे कि HCN हम डालेंगे, HCN डालेंगे तो क्या होगा, ये H प्लस और CN नेगेटिव में टूटेगा। ये जो CHO है ये अपना O नेगेटिव चार्ज लेगा और ये प्लस माइनस में ये भी टूट जाएगा, और फिर एक दूसरे पे जाके अटैच हो जाएंगे। तो इस हिसाब से ये भी हमारी रिएक्शन हो जाती है।
अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर टाइप ऑफ लिंकेज पॉसिबल रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए किस टाइप की लिंकेज होती है हमें, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होती है। तो लिखो पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज की वजह से हमारी प्रोटीन के बीच में जो लिंकेज होती है वो पॉसिबल हो पाती है पेप्टाइड लिंकेज की वजह से। व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन ग्लूकोज ट्रीटेड विथ एच आई। ग्लूकोज को हम एच आई से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, एन हेक्सेन बन जाएगा, बताया था आपको पहले पिछले लेक्चर में। अब देखो डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और इन्वर्ट शुगर को आप डिफाइन करें। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, द ऑक्साइड लिंकेज बिटवीन मोनोसेक्राइड एंड ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये जो सेक्राइड्स हैं इनके बीच की जो लिंकेज होती है इनको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं, इनके बीच में जो लिंकेज होती है अटैच करने में। और इन्वर्ट शुगर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर कॉल्ड इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर कोई हमारे जैसे ग्लूकोज भी हो और सुक्रोज हो, दोनों जिस शुगर में हो उसे हम इन्वर्ट शुगर कहते हैं। अब ये आया क्वेश्चन नंबर 5, राइट द मेन स्ट्रक्चर डिफरेंस डीएनए आरएनए। डीएनए आरएनए में दो मेन स्ट्रक्चर डिफरेंस लिखें, जैसे कि विच वन इज प्रेजेंट, जैसे थायमिन और यूरेसिल है कि डीएनए में कौन सा होता है, तो आपको पता है थायमिन डीएनए में होता है, यूरेसिल आरएनए में होता है। अब स्ट्रक्चर डिफरेंस क्या होगा, इट हैज़ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, इट हैज़ सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर। हेलिक्स मतलब ये जो हेलिक्स, इसको हेलिक्स कहते हैं, हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो ये जो डीएनए होता है इसकी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होते हैं, आरएनए की सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इट हैज़ राइबोस शुगर, इट हैज़ डीऑक्सी राइबोस शुगर, ठीक है, ये हो गया इसका डिफरेंस। अब आता है एसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। ये भी आपको बता चुका हूँ। एसेंशियल एमिनो एसिड उनको कहते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बन रहे होते हैं, जिनको हम बाहर से एक्सेप्ट करते हैं, और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड उनको कहते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है, जिसको हमें बाहर से लेने की नीड नहीं पड़ती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर एसेंशियली डिफरेंस बिटवीन ए फॉर्म ग्लूकोज एंड पी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो देखो अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ OH। देखो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज क्या होता है, जो हमारा सेम स्ट्रक्चर होता है, बस OH का डिफरेंस हो जाता है। जैसे कि ये फर्स्ट पेज में जो मैंने आपको दिखाया था, फर्स्ट पेज में ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया था मैंने ग्लूकोज का, तो देखो ये जो OH है, इस OH और H की जो पोजीशन चेंज होती है, इस अगर ये ऊपर है तो अल्फा, ये नीचे है तो बीटा, मतलब इनकी जो पोजीशन चेंज होती है उस हिसाब से हमने इनको क्लासीफाई किया है अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में, ठीक। दे डिफर स्पेसिफिक रोटेशन, और इसकी जो हमारे पोजीशन चेंज होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है, ठीक है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कि पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, डीनेचुरेशन क्या होता है। तो सुनो पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, अमीनो एसिड आर जॉइंट टुगेदर। जो अमीनो एसिड जो एक दूसरे की अमीनो एसिड के ग्रुप है, देखो ये जब एक दूसरे से ज्वाइन होते रहते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, जो लिंकेज होती है, उसको हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। तो अमीनो एसिड आर जॉइंट टुगेदर बॉन्ड प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड्स, इट इज़ कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, इस बार प्री बोर्ड में भी आया था ये क्वेश्चन कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है। द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड्स आर कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। जो हमारा अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड का जो सिंपल जो सीक्वेंस होता है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। डीनेचुरेशन, उसका जो सेकेंडरी और टर्शरी जो उसके होते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, वो रिमूव होकर सीधे प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम डीनेचुरेशन कहते हैं, मतलब अपनी प्रॉपर्टी लूज़ कर देना। देखो व्हेन pH, जब उसको ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं, हम प्रोटीन को काफ़ी हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो अपनी प्रॉपर्टी लूज़ कर देगा, ठीक है। अब आते हैं कि फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, ये सिंपल पैरेलली चलने वाले पैरेलली स्ट्रक्चर होती है, इस सिंपली लाइन जैसी स्ट्रक्चर। और ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, याद रखना, ठीक। तो देखो फाइब्रस प्रोटीन हैव थ्रेड स्ट्रक्चर, ये धागे की तरह स्ट्रक्चर होती है फाइबर के टाइप की। ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई थी, पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर के होते हैं, कॉइल्ड होते हैं, और ये क्या होते हैं, पानी में सॉल्युबल होते हैं, ऊपर वाले इनसॉल्युबल और ये सॉल्युबल। देखो द रप्चर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रोटीन्स हीटिंग pH इसका डीनेचुरेशन। अभी ऊपर बताया मैंने आपको डीनेचुरेशन क्या होता है, जब उसको हम ज़्यादा हीट कर देते हैं, उस प्रोटीन को ज़्यादा हीट प्रोवाइड करने से वो अपनी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर देता है, जिससे वो डीनेचुरेट हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं इसके कुछ
अब इसके देखो, अभी वही रिएक्शंस दे रखी हैं, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन होगा ऑफ कोर्स इसका, ठीक है। तो अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मैंने आपको बता दिया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आप देख लें। अभी आपका इस प्रकार से मैंने आपका ये चैप्टर ख़त्म कर दिया है। क्विक इसके मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो भी डिस्कस हो चुके हैं। जो पिछली वीडियो में मैंने वन शॉट बनाई थी उसमें मैंने आपको पूरा क्विक रिवीजन कराया था। क्विक रिवीजन के साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं सिलेबस में वो कराए थे, और आज भी मैंने वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराए हैं जो कि सिलेबस में आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वही मैंने कराए हैं आपको। अभी आपका टेस्ट है, आप इसे घर पे ट्राई कीजिएगा, नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर इसका सॉल्यूशन इसका भी वीडियो बना दूंगा। देखो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो और मैं इसको ग्रुप उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन चल रहे हैं सेम CBSE पैटर्न के हिसाब के क्वेश्चंस हैं, इनको आप ज़रूर ट्राई करने की कोशिश करें। अगर आपने ये दोनों वीडियोस अच्छे से कर लिए तो डेफिनेटली आपके बढ़िया मार्क्स आएंगे इस चैप्टर से, अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो। और बाकी आगे वाले चैप्टर्स भी मैं अपलोड करता रहूँगा। ओके ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।